दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देवघर में भ्रष्टाचार का नेक्सस हमने तोड़ दिया। देवघर डीसी ने बाकायदा पॉइंट वाइज बताया है कि कार्रवाई होगी कैसे। तो सीओ साहब, अब आप देख लीजिए, पापों का हिसाब तो होगा। सीओ साहब, जितना आह आपने ली है वो जाया थोड़ी जाएगी। उन तमाम पापों का हिसाब होगा। आपकी तमाम जो आपके डिसीजन थे, जितनी एलपीसी आपने बांटी है, जितने पैसे आपने लिए हैं, उन सब का हिसाब होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए। सीओ साहब, बच्चों को भी पता है कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। होटवार इज वेटिंग सीओ साहब, होटवार इज वेटिंग। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश है कि जमीन का रजिस्ट्री में और लेन देन में आम जनता को किसी तरह का भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और उनका ये भी एक निर्देश है कि अगर पहले सरकारी ज़मीन या कोई आम जनता का ज़मीन माफिया द्वारा कोई सरकारी पदाधिकारियों के मिलीभगत से अगर किया होगा तो उसका भी प्रॉपर जांच करके वो कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो उसी के आलोक में हम लोगों ने कल मतलब 4 कदम उठाए हैं। एक कि लास्ट 1 ईयर में सीओ ऑफिस और सब रजिस्ट्रार ऑफिस और डीसीएलआर ऑफिस में कि जो एक्टिविटीज़ हुए हैं उसको एक बार समीक्षा करने के लिए हमने एक कमेटी गठित किया है। अपर समर्था की अध्यक्षता में वो करेंगे। और दूसरा एक कमेटी हमने गठित किया है जो अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में रहेगा। उसमें एसडीपीओ भी है और एक एजीपी और एपी भी है, जिसमें लोग आम जनता हो या कोई भी अपना दस्तावेज ला के उधर उनको दिखा सकते हैं। कभी उनका अगर ज़मीन माफिया द्वारा कब्जा किया गया है जबरन या सरकारी ज़मीन का लिया गया है तो वो जो है उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसको देखेंगे और वो भी प्रतिवेदन जो है हमको देंगे, ताकि इससे पता चलेगा कि उसका क्या स्थिति है, कि इस तरह के घटनाएं हुए हैं और उनका प्रॉपर कहीं पे भी सुना नहीं गया होगा तो वो भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ मिलेगा। और तीसरा जो है हमने एक 24 आवर्स एक तरह का कंट्रोल रूम, कॉम्पोजिट कंट्रोल रूम में एक फोर्स और मैजिस्ट्रेट डिप्यूटेड रहेगा। कहीं पे भी सूचना मिल जाती है विभिन्न माध्यमों से, जैसे सोशल मीडिया हो गया या हमको भी कभी कभी व्हाट्सएप के माध्यम से आता है और लेटर के माध्यम से, कभी टेलीफोन माध्यम से, कि अचानक कोई आम आदमी का, गरीब व्यक्ति का या कोई भी कि उसका ज़मीन अचानक माफिया द्वारा कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है या सरकारी ज़मीन को एनक्रोच करने के लिए कोशिश किया जा रहा, तो तुरंत ये वहाँ जाएगी ये टीम और उसको चेक करेगी और उसको प्रॉपर लॉफुल तरीके से उसको जो भी कार्रवाई करना वो करेगी। और लास्ट एक हमने एक स्टेप लिया है कि क्योंकि ये समस्या लगता है कि बहुत दिनों से चली आ रही है कि खासकर ज़मीन माफिया और कुछ कर्मी और पदाधिकारियों के मिलीभगत से जो आम जनता की और सरकारी ज़मीन का जो कब्जा जो हो जाता है इलीगल तरीके से, तो इसीलिए हम एक गोपनीय तरीके से भी एक ऐसे लोगों का सूची भी बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर हम लोग कड़ी नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक उनके निरोधात्मक कानूनी कार्रवाई भी करें। और ये पूरा एक गोपनीय सूची रहेगा हमारे पास। अभी तो ये जो उनके द्वारा जो भी लास्ट 1 ईयर में जो हुआ है अंचल कार्यालय में, तो ये कमेटी अभी डे टू डे बैठ के उनका स्क्रूटिनाइज करेगी और हमको रिपोर्ट देगी और अगर गलत पाया जाता है तो प्रॉपर हम लोग उनके ऊपर एक्शन लेंगे।
सुना आपने, ये देवघर डीसी हैं जिन्होंने बताया कि सीएम से इन्हें निर्देश मिला है और उसी के तहत काम होगा। हमने तो आपको पहले ही कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देवघर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 बड़े कदम। अंचलाधिकारी अनिल कुमार के कार्यकाल में किए गए सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जमीन से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से टीम का गठन होगा। एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, जहां भूमाफियाओं या फिर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज होगी। ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। अनिल सिंह के हर भ्रष्टाचार की जांच होगी। अपर समाहर्ता की अगुवाई में एक टीम होगी, दूसरी टीम सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अगुवाई में होगी। इस टीम में एसटीपीओ के 7 वरिष्ठ अधिवक्ता भी होंगे। तो सीओ साहब, आपके तमाम पापों का हिसाब होगा। लोगों को जो आपने परेशान किया है, उनका खून चूसा है, उन सब का हिसाब होगा। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन फन। तेरा बाप आया, ले तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया। 11 भारत के लिए मनीष की रिपोर्ट। तो देवघर के लोगों, हर हर महादेव, खुशियां मनाइए। भ्रष्टाचार से आपको राहत मिलने वाली है। अगर आपने पूंजी पूंजी पाई पाई जोड़ करके जमीन ली है तो एलपीसी के लिए आपको अब घूस नहीं देनी पड़ेगी। बाकायदा एक कंट्रोल रूम बन रहा है आपकी मदद के लिए। बाकायदा आप वहां पर 24 आवर्स शिकायत कर सकते हैं और गोपनीयता के साथ काम भी होगा। और सबसे बड़ी बात सीओ साहब, आपने जिन जिन से पैसे लिए हैं और उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, आप बहुत विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया है कि नई एलपीसी जारी करने के लिए भी आपने करोड़ों करोड़ रुपए लिए हैं और एलपीसी भी जारी नहीं की है। और अब तो आप जारी कर भी नहीं पाएंगे। अब जिन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं वो तो आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब आप होटवार से एलपीसी जारी कीजिएगा सर, और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। देवघर सीओ अनिल सिंह को अब कोई नहीं बचा सकता। बजरा मौजा के 5 एकड़ 26 डिसमिल जमीन के मालिक भी पूरा मामला जानने के बाद अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्हें साथ मिल रहा है आदिवासी छात्र संघ का, जिसने सीओ की बर्खास्तगी की मांग की है। हेयल सीओ रहते अनिल सिंह ने गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन संजय साहू के नाम से कर दिया था। इस मामले में सीओ के खिलाफ बाकायदा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बच निकले थे। लेकिन अब उनका बचना मुश्किल हो चुका है। कैसे सीओ घिरते चले जा रहे हैं, बता रहे हमारे संवाददाता आकाश भार्गव। से देवघर सीओ अनिल कुमार सिंह चर्चे में हैं। चर्चा का खास कारण यह है कि उन्होंने एक से बढ़कर एक कारस्तानियों को अंजाम दिया। न सिर्फ देवघर में उन्होंने बड़े बड़े जमीन के घोटाले किए, बल्कि राजधानी रांची में हेहल के सीओ रहते उन्होंने ऐसी ऐसी कारस्तानियां की जिसकी वजह से आज कई एक आदिवासी परिवार जो वस्तुतः कभी जमींदार हुआ करते थे, भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। ये परिवार है पोढ़ा तिर्की का। हम बात कर रहे हैं हेहल के खाता नंबर 87 की। ये खतियानी भूमि है जो बजरा मौजा में स्थित है और इसका कुल रकबा 5 एकड़ 26 डिसमिल है। और यह वह परिवार है जो कभी जमींदार हुआ करता था, लेकिन आज इनके पास कुछ भी नहीं बचा। जी बताइए, क्या परेशानी है? ये जमीन किसकी है, कितनी है, कैसे है आपकी? यह जमीन है रुगू राव के नाम से खतियानी जमीन है और हम लोग इसमें खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। इसमें यहाँ पर देख रहे दलालों का बहुत यहाँ भीड़ लग गई और हम लोग को ज़मीन को नापी भी करने का काम चल रहा था, इसीलिए हम लोग बोर्ड लगाए हैं। पास कैसे आप लोगों को पता चला कि आप लोगों की ज़मीन को गलत तरीके से दूसरों को दे दिया गया है? हम लोग देखे अखबार में, सुबह उठ के देखे तो हम लोग को पता चला कि यहाँ 5 एकड़ 26 डिसमिल या संजय साहू का नाम से यहाँ कागज़ दिखा रहा है, इसीलिए हमको जानकारी हुआ। इसलिए आप बताइए, आप लोग
तो बहुत पुराने नहीं हैं, इस ज़मीन के बारे में क्या जानकारी है? जी हम तो यही बोलेंगे कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं छोटा टाइम से यहाँ देख रहे हैं कि बाबा लोग सब खेती वेती करते आ रहे हैं और 2016 तक रसीद वसीद सब अपडेट है। पता चला पेपर ऊपर में, फिर न्यूज़ 11 के द्वारा भी पता चला कि ये संजय साहू और दिलीप साहू और अनिल कुमार सिंह के मिली भगत से ये मतलब एक फर्जीवाड़ा बना के ज़मीन को मतलब बेचने का प्लान। सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग के तो मदद करें। जब से हमको शादी करके लाया तब से हम जोत कोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, तब अभी ऐसा घोटाला हो रहा है कि हम जो अधिकारी गड़बड़ किए, सीओ सीआई इन लोगों, सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसे अधिकारी को जेल जाना चाहिए। और न्यूज़ 11 से संपर्क किए और ये आग्रह कर रहे हैं आज भी न्यूज़ 11 से कि ये गरीबों की जो ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन जो गैर आदिवासी बना रहे हैं, लूट रहे हैं, सीओ अनिल कुमार सिंह और जितने भी पदाधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं उनको सजा होनी चाहिए और गरीब आदिवासियों की ज़मीन बचनी चाहिए। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकेंगे, इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ 11 भारत आगे भी इनकी लड़ाई लड़ता रहेगा, यही हमारा वादा है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो सीओ साहब, सिर्फ देवघर ही नहीं, आपके मामलों की जांच रांची में भी चल रही है। एसीबी भी आपके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, फ्रेश पी दर्ज हो चुकी है, तमाम जांच चल रही है और प्रशासनिक लेवल से तो जांच चल ही रही है। और सचिव साहब, भू राजस्व सचिव साहब, प्लीज अब कुछ मत करिएगा। जो होना था सीएम साहब ने कर दिया है, बाकायदा जांच का आदेश दे दिया है, जांच हो रही है और हमें पता है कि इस जांच का नतीजा भी जल्दी आ जाएगा। और हमें ये जानना भी नहीं है कि आखिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, ये बहुत राहत देने वाली बात है कि देवघर में अब जो अवैध कब्जे होते हैं, जो भू माफिया हैं, उनके दांत खट्टे होंगे। दांत खट्टे इसलिए होंगे कि प्रशासन ने इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है बाकायदा। अब तो कंपोजिट कंट्रोल रूम बनेगा, 2-2 टीमें बन रही हैं, तो बहुत सारी तैयारियां हैं। डीसी से आज आप बातचीत कर रहे थे तो डीसी साहब ने जो सारी बातें बताई, अगर उन बातों को जमीन पर, धरातल पर ले आया गया तो जाहिर सी बात है कि देवघर में जो जमीन का खेला, जो खेला शब्द है, जमीन का जो खेला चल रहा है, उस पर रोक लग जाएगी। मनीष। अभिषेक, जिस वक्त डीसी पूरी बात बता रहे थे, उन्होंने बड़ी विस्तार से इन चीज़ों को समझाया और उनके बातों में विश्वास झलक रहा था और कहीं ना कहीं ईमानदारी भी झलक रही थी। जिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर जो आम जनता है, जो सरकारी ज़मीन है, उसको बचाने की बात है, उनके साथ कहीं अवैध कब्जा ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डीसी हैं, ये हर दिन मीटिंग करते हैं, उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग है, मेहनत कश है। सुबह से लेकर देर रात तक ये अपने ऑफिस में रहते हैं, सारे फाइल का निपटारा भी करते हैं। और बजाबते अगर हम बात करें अभी, तो एयरपोर्ट जैसे जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी हर शनिवार के दिन ये खुद वहां पहुंच करके, ऑफिस में नहीं, एसी ऑफिस में बैठ के नहीं, बल्कि वो खुद उस जमीन एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और हर शनिवार के दिन जायजा लेते हैं कि काम कितना पिछले सप्ताह से इस बार कितना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। जरा ध्यान से देखिए कि न्यूज़ 11 भारत भी इसी बात की लड़ाई लड़ रहा था कि जो तकलीफ़ें हैं बाबा नगर के लोगों के, नगरवासियों की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो, उसका एक मुकम्मल व्यवस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था हो, ट्रांसपेरेंसी जहां पर हो, जहां से लोगों को राहत मिले। और यही चीज़ हुआ और वकालत हम इसी बात का कर रहे थे। ये अलग बात है कि केंद्र में सीओ जरूर थे, भ्रष्टाचार अधिकारी जरूर थे, कार्यालय अंचल जरूर था, लेकिन हमारा जो मंशा था वो यही था कि जो देवघर वासी हैं उनके साथ न्याय हो और उनकी जो ज़मीनें, उनकी पुश्तैनी ज़मीन जो चली आ रही है, जिन पे उनका वाजिब हक है, वो उनका कोई छीन न ले गलत तरीके से। और आज आप ध्यान दीजिए कि जो चौतरफा वो बात कर रहे हैं, 4 कदम। पहला कदम उन्होंने कहा है कि अपर समाहर्ता की अगुवाई में एक टीम होगी जो इस बात की तहकीकात, जांच, समीक्षा करेगी। पिछले 1 साल, मैं एक बार फिर कहूँगा, पिछले 1 साल के दौरान जितना भी LPC अंचल कार्यालय से निर्गत हुआ है और रजिस्ट्री ऑफिस में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और बाकी चीज़ जो खरीद बिक्री हो, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि LPC जिन्होंने दिया, वो तो सब लोग जानते हैं कि सीओ ने दिया, जिनके नाम पे लिया उनकी जांच होगी, जिन लोगों का उन्होंने खतियान इस्तेमाल किया वो भी जांच होगा, वो कितना पुख्ता है इस बात की जानकारी होगी।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जो जांच होगा बड़ी गंभीरता से लिया। ये दूसरी बात कि आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि डे टू डे रिपोर्ट, मैंने ये बात इसलिए हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने डे टू डे रिपोर्ट की बात कही है, और इसीलिए हमने कहा कि एयरपोर्ट जैसे बड़े परियोजनाओं को लेकर के हर शनिवार के दिन वो जाते हैं, यानी कि वो कह नहीं रहे हैं बल्कि वो करेंगे, डे टू डे वो रिपोर्ट लेंगे अपर समाहर्ता से, और ये जानेंगे कि उसमें क्या हुई, सारी बातें आएंगी। दूसरा जो टीम वो गठित किए हैं उसमें है एसडीएम, चूंकि एसडीएम ही होते हैं लोअर लेवल पर जब भी विवाद होता है जमीन का तो उनका भी एक कोर्ट होता है, वहाँ से निपटारा होता है, तो उनके पास भी जानकारी होती है, उनके पास भी ये डेटा होता है, तो वहाँ वो टीम में रहेंगे, वो अगुवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देवघर एसडीपीओ होंगे, ये पद देवघर एसपीडीओ का भी होगा, साथ ही साथ वकील भी होंगे। और खास बात हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान में जो देवघर एसडीपीओ हैं वो राज्य के जाने माने ईमानदार ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, विकास चंद्र श्रीवास्तव। उनके लिए लोग कहते हैं कि उनके हाथ में जब कोई केस मिलता है तो उन्हें लगता है कि जो निर्दोष है उनके साथ न्याय होगा, गलत उनके साथ कभी नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है कि इस टीम में विकास चंद्र श्रीवास्तव जैसे अधिकारी भी होंगे। तीसरी जो बात उन्होंने कहा है कि कंपोजिट कंट्रोल रूम की, इस बात पे ध्यान देना होगा कि आमतौर पे जब कहीं विवाद होता है जमीन पे तो लोग गिरते पड़ते पहुंचते हैं स्थानीय थाना के पास, लेकिन मालूम ये चलता है कि थाना पहले ही मैनेज हो चुका है, तब भू माफियाओं का ज़्यादा बोलबाला होता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं होगी, कंट्रोल रूम होगा, वहाँ मजिस्ट्रेट होंगे, वहाँ फोर्स होगा, और जो नंबर होगा वो डीसी साहब के पास भी होगा। तो वहाँ से जो कार्रवाई होगी वो उसमें पारदर्शिता होगी और तुरंत कार्रवाई होगी, वहाँ कोई बैसनेस नहीं दिखेगा। जबकि आमतौर पर देखा जाता है जो भी पीड़ित आते हैं वो कहते हैं कि अंचल कार्यालय के अधिकारी या सीओ जो भी मिल करके थाना पुलिस से मिल गए, मैनेज कर लिए। वर्ड यही कहा था कि मैनेज कर लिया, 4 पुलिस आए, खड़ा हो गए और खड़ा होकर के कब्जा कर लिया, दीवार खड़ा कर लिया, बाउंड्री वाल खींच लिया, ये लेकिन अब ये नहीं होगा, ये बड़ी बात है। चौथी जो सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि कुछ गोपनीय सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है गोपनीय सूची, उन लोगों की सूची होगी जो जिले में ऐसे कामों में संलिप्त हैं, जिनका मिली भगत है अंचल कार्यालय से नीचे से लेकर ऊपर तक, जो भी भू राजस्व से जुड़े हुए जो विभाग है उनसे उनका मिली भगत है, तो उन लोगों की सूची बनेगी। यानी ये लोग हैं जो भू माफिया कह सकते हैं, जिनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या दलाल किस्म के लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की सूची बनेगी और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गोपनीय ये सूची गोपनीय होगी, ये भी होगा, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बिहार, झारखंड या किसी भी राज्य में इस तरीके से कोई डीसी सरकार के कहने के बाद, आमतौर पर सरकार निर्देश तो जारी कर देता है, लेकिन इतनी तरीके से और इतनी संजीदगी के साथ और इतना विस्तार, इस तरह से चौतरफा कदम उठाना, तो ये अपने आप में बड़ी बात है जो देवघर डीसी कर रहे हैं। और एक बार फिर हम कहेंगे कि ईटीवी 11 न्यूज़ 11 भारत ने जब भी शुरू किया, इस मुहिम को शुरू किया, तो उसमें शुरू से हम लोग यही कहते आ रहे थे कि लोगों के साथ न्याय हो, जो तकलीफें हैं वो उनकी दूर हो, जो वो चाह रहे हैं पारदर्शिता है, ये बड़ी बात है। तो आज जो देवघर डीसी ने कहा, जो न्यूज़ 11 भारत के साथ एक्सक्लूसिव बात किया, अभी तक किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्होंने न्यूज़ 11 भारत पर विश्वास किया और सारी बातें उन्होंने विस्तार से बात की। तो उस बात में साफ नजर आ रहा है कि जो हम लोग जिस चीज़ की वकालत कर रहे थे शुरू से खड़े होकर के, वही कुछ होने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से पूरी जो मसौदा है उसमें साफ साफ झलक रहा है कि हम इसी बात को कह रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो ताकि देवघर वासियों के साथ न्याय हो सके, उन्हें राहत हो। तो आज जो ये फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत हुई देवघर वासियों के लिए भी। और न्यूज़ 11 भारत ने जो मुहिम छोड़ा वो हम उस मंजिल पर पहुंच गए। हालांकि आखिरी जो कहेंगे, अभिषेक आप हमेशा कहते रहे हैं कि बाबा मंदिर में पंचशूल होता है, ये सच है। सभी शिवालयों में त्रिशूल होता है, लेकिन बाबा ही मंदिर एक ऐसा है जहाँ पे पंचशूल होता है। तो ये 4 कदम ऐसे हैं जो बाबा के पांचों पंचशूल के 4 सूल है और 5वां सूल होगा। जब रिपोर्ट आ जाएंगी तो फिर सीओ के खिलाफ जो कार्रवाई होगी। अभिषेक बिल्कुल। और मनीष, विश्वस्त सूत्रों ने हमें यह बताया है कि हमारे सीओ साहब ने नई एलपीसी जारी करने के एवज में कईयों से करोड़ों करोड़ रुपए लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद तो हमने ही उनका भंडा फोड़ कर दिया, नई एलपीसी तो जारी हो नहीं पाई। अब सीओ साहब जो है वो उनके फोन रिसीव नहीं कर रहे। अब वो लोग ऐसी दलदल में फंस गए हैं, ऐसी कश्मकश में फंस गए हैं कि अब करें तो करें क्या। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, जिन लोगों ने पैसे दिए कि भाई सीओ साहब की तरफ से भी गए और जमीन तो खैर मिलनी है नहीं, और भी लोग ऐसे फंस गए हैं जिन्होंने सीओ साहब को पैसे देकर के एलपीसी तो जारी करवा ली थी, लेकिन अब तो इन सब की जांच हो जाएगी और उनके एलपीसी पर तो स्टे लग जाएगा, उनकी डीड खारिज हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिन्होंने 2 नंबर का रास्ता अपनाया है वो अब भारी मुश्किल में फंस गए हैं। और मुस्कुराहट आ गई है ऐसे लोगों के चेहरे पर जो जेन्युइन थे, और ऐसे लोगों के चेहरे पर जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा था, ऐसे लोगों के चेहरे पर जिनकी कोई नहीं सुन रहा था। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई सुने ना सुने, न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है। आपके मुद्दों को न्यूज़ 11 भारत उठाता रहेगा। ये मंच आपके लिए ही है, निश्चिंत रहें आप झारखंड में हैं, और झारखंड में जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा न्यूज़ 11 भारत का है। बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस
मुहिम में जो आपकी भूमिका रही वो भूमिका एक काबिल तारीफ है और हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे, लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं। तो सीओ साहब इंतजार कीजिए, अब आप होटवार के लिए बाकायदा रास्ता तैयार है, होटवार इज वेटिंग फॉर यू। अनिल सिंह एक कड़ी है सिर्फ। हमने आपको पहले भी कहा कि हमने एक लॉटरी निकाली और उस लॉटरी में सबसे पहला नाम अनिल सिंह का निकल गया, लेकिन ऐसे कई हैं। अगर अनिल सिंह गुनाहों के देवता हैं देवघर सीओ, तो गुनाहों की देवियां भी हैं। नामकुम सीओ, शुभ्रा रानी, नगड़ी सीओ, वंदना शेजवलकर, आप लोग भी इंतजार कीजिए। आप लोगों के लिए भी न्यू ईयर गिफ्ट है। बस बहुत जल्द आपके कच्चे चिट्ठे न्यूज़ 11 भारत खोलने वाला है। आपके तमाम मामले, कहां से आपने माल इकट्ठा किया है, कौन कौन सी विवादित जमीन आपने एलपीसी तो जारी नहीं की है, लेकिन आदिवासी जमीन से लेकर के जेन्युइन जमीन तक आम लोगों को, गरीबों को आपने बहुत सताया है और आपके गुनाहों का भी हिसाब न्यूज़ 11 भारत करेगा। और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, रिक्वेस्ट है आपसे ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, इस बार भी आप कुछ मत करिएगा, आप आराम से देखिए। सबूत भी हम इकट्ठे करेंगे, तथ्य भी हम आपको देंगे और हम उम्मीद एक बार फिर से करेंगे कि मुख्यमंत्री जी फिर से संज्ञान लेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में लेक्चर देंगे। सीएम का यह लेक्चर फरवरी में होगा। झारखंड के लिए गर्व की बात है कि राज्य के किसी मुख्यमंत्री को पहली बार हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगेगी सीएम सर की क्लास। सीएम हेमंत सोरेन देंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। फरवरी में सीएम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया था सीएम को निमंत्रण। जी हां, आपने सही सुना, ये ट्वीट देखिए। मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट है ये, जो बता रहा है कि फरवरी में सीएम हेमंत सोरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। लेक्चर का टॉपिक होगा झारखंड में आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियां और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य। ये सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, गौरव की बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माननीय मुख्यमंत्री को निमंत्रण मिलता है, वो उसे स्वीकारते हैं और जो विषय चुना गया है वो पूरी तरह से आदिवासियों के ऊपर में है। उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए उनको अपना विचार देना है। देश और दुनिया में रिकॉग्नाइज किया गया और उसको और विस्तार देने के लिए अगर हेमंत सोरेन जी वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं तो देश और दुनिया उनके विचारों को जानेगा। ठीक है, बोलिए। देखिए, आज बहुत बड़ी खबर है ये कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना लेक्चर देने के लिए बुलाया है, तो निश्चित रूप से झारखंड के लोगों के लिए गौरव की बात है। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो समझते हैं, जो कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने समझने का प्रयास किया है और एक साल की ये बहुत बड़ी उपलब्धि। कोरोना काल में झारखंड सरकार का प्रदर्शन उम्दा रहा था। चाहे हर थाना और स्कूल में खाना खिलाने के साथ साथ मुख्यमंत्री किचन, हाईवे किचन, दीदी किचन चलाना हो या फिर बिन चप्पल चलने वाले मजदूरों को हवाई जहाज और ट्रेन से वापस लाना हो, इतिहास बना तो दुनिया ने सलाम किया। और फिर हार्वर्ड जैसी संस्था ने भी माना कि नीतियां जबरदस्त हैं, तो दुनिया जाने की मैनेजमेंट होता कैसे है। तो फरवरी में फिर से इतिहास बनेगा। झारखंड से पहला मुख्यमंत्री विश्व में प्रतिष्ठित हार्वर्ड में लेक्चर देगा। गर्व कीजिए, ये शख्स अपना मुख्यमंत्री है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये तो गर्व की बात है पूरे झारखंड वासियों के लिए। पहली बार कोई झारखंड का मुख्यमंत्री प्रतिष्ठित, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में जाकर के और लेक्चर देगा। और लेक्चर का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आदिवासी कल्याण, आदिवासी नीतियां, और दूसरा टॉपिक लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट रहा। तो ये तो बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है, ये बहुत हर्ष का विषय है। राकेश। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से निमंत्रण आया है और मुख्यमंत्री ने सहज उस निमंत्रण को स्वीकार भी किया है, उनको भी लगता है कि ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी में जाना और झारखंड की बात रखना, लेक्चर देना, कहीं ना कहीं झारखंड को गौरवान्वित करने वाला वो क्षण होगा और हर किसी को इंतजार उस पल का है। भारतीय बहरहाल पार्टी की बात करें या सरकार की सहयोगी दल की बात करें तो उनको भी लगता है कि ये झारखंड के लिए एक सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस एक साल में काम किया है, खासतौर पर कोरोना संकट के बीच, सीमित संसाधनों के बीच मुख्यमंत्री का जिस तरीके से मैनेजमेंट रहा और कोरोना पर हम लगभग विजय पाए झारखंड में, तो ये उसका एक असर है। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री को एक पहचान मिली और उसी पहचान का यह नतीजा है कि हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री को लेक्चर देने के लिए आमंत्रण मिला है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए ये एक सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है। और अब इंतजार लोगों को उस क्षण का है जब झारखंड की बात, यहाँ के आदिवासियों की बात, यहाँ के मूलवासियों की बात मुख्यमंत्री हार्वर्ड के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में उनकी सरकार आदिवासियों के हित को लेकर क्या कर रही है, सरकार की क्या भावी योजनाएं हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब 14 महीने की सरकार बनी थी तो उसमें भी आदिवासियों के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा फोकस रहा था और इस बार भी कई सारी योजनाएं उनको लेकर चलाई जा रही है। आने वाले दिनों में आदिवासियों के विकास को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसको लेकर मंथन चिंतन सरकार के अंदर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, अगर ओवरऑल अगर आप इन चीज़ों को देखें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे एक साल में काम किया, योजनाओं को धरातल पर लाई, खास तौर पर आदिवासियों के हित में कई सारे काम हुए हैं और सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट उनका कोरोना को लेकर रहा, क्योंकि केंद्र से बहुत सहयोग नहीं मिला। भारतीय आपको भी पता है, सीमित संसाधनों के बीच मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कोरोना संकट से लोगों को बचाया और रिकवरी रेट की अगर बात करें, शानदार रिकवरी रेट झारखंड का रहा है। आज कई ऐसे ज़िले हैं जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। तो ये एक जो अचीवमेंट रहा है झारखंड सरकार का, ये उसकी पहचान का आप कह सकते हैं कि एक असर है। उनकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइजेशन मिला है और ये उसी का असर है कि अब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री को ऑफर आ रहे हैं कि आप लेक्चर दीजिए, अपनी बात रखिए और किस तरीके से आपने इस संकट की घड़ी में एक शानदार मैनेजमेंट का परिचय दिया, ये हमारे छात्रों के साथ आप रूबरू होइए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। भारती, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए कि आप झारखंड में हैं और आपके मुख्यमंत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं फरवरी महीने में लेक्चर देने के लिए। तो राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बातचीत चल रही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के। मुख्यमंत्री को निमंत्रण आया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कि भाई आप आइए यहाँ पर और आप आकर के हमारे बच्चों को ये लेक्चर दीजिए, कोरोना संक्रमण काल में सरकार का जो मैनेजमेंट था उसे लेकर के और आदिवासी कल्याण की जो झारखंड की नीतियां हैं उसे लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में लेक्चर देने का सीएम को निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजधानी रांची में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हैवान बाप ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की हत्या गला घूंट कर दी। क्या है पूरा माजरा, देखिए, आपकी रूह कांपा देने वाली ये रिपोर्ट। आई लव यू पापा, पर आपने मुझे क्यों मार दिया? मैं तो आपकी लड़की थी, आपके कलेजे का टुकड़ा था। I still love you, पापा। I still love you, पापा।
नहीं थी तो वो गोदी लिए, तो हम बोले नीचे ले जाइए, तो नीचे ना ले जाके वो अपना रूम में ले गए। तो हम, मेरा बेटा नीचे था, हम उसको लाने गए नीचे, फिर नीचे आके देख रहे ऊपर में तो गला दबा रहे थे। बेटी प्यार करता था अपना बेटा, बेटी है। ये माँ है उस बच्ची की जिसकी जान उसके पिता ने ही ले ली। जिसने सुना वो सन्न रह गया। एक बाप अपनी बच्ची की जान ले लेता है, उसका गला घूंट देता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो रो रही थी, लगातार रो रही थी। इस हत्यारे बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछा गया कि ऐसा किया क्यों, पर उसके पास कोई जवाब होता तब तो वो देता। वो तो चुप था, एकदम निःशब्द था। ये आपकी बच्ची नहीं थी, आपका ये कहना है ना? ये जो बच्ची मरी आपकी बच्ची नहीं थी? बताइए बताइए, बोलिए। मासूम के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा घर रो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। पिता ने अपनी बच्ची को प्यार से गोद में रखा हुआ है और फिर नशा, गड़बड़ मानसिक संतुलन और बाप हैवान बन जाता है। गौतम प्रसाद महतो के द्वारा जो है अपनी 1.5 साल की बच्ची का गला घोटकर हत्या कर दिया गया है। गौतम प्रसाद को जो है हम लोग जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। और जैसा पता चला है कि ये जो है नशा का शिकार था, पूर्व में भी परिजन के द्वारा जो है इसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाया गया था, किंतु बहुत सुधार जो है इसमें नहीं आया है। और उनकी पत्नी का जो है कहना है कि बच्ची को जो है लाइक नहीं करते थे। आज सुबह में बच्ची जो है काफ़ी रो रही थी और चुप कराने के बाद भी जो है चुप नहीं हुई, तो ये गुस्से में जो है उनका गला घोटकर हत्या कर दिया। कुछ बोलने को अब बचा भी है क्या? बाप के लिए एक बेटी नेमत होती है, एक वरदान होती है, पर शायद कलयुग हावी है जो एक बाप भगवान बनने की जगह हैवान बन जाता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। और इमरान हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, शायद शब्द ही नहीं है कि इस घटना को कैसे बयां किया जाए। जो पिता, शायद उसके पिता, उस पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान, सबसे खूबसूरत लम्हा उस बच्ची ने ही दिया था और उस बच्ची की ही जान ले ली उस पिता ने। क्या ऑफ द कैमरा उसने कुछ कहा या पूरे वक्त वो ऐसे ही चुप रहा? कि क्या माजरा क्या था? सिर्फ रोने के कारण ही उसने जान ले ली या फिर कुछ और माजरा भी है इसके पीछे? देखिए अभिषेक, हर कोई आज उस जो दरिंदे पिता है, जो कि पिता कहलाने के शायद लायक नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आज जिस घटना को अंजाम दिया, मात्र 1.5 साल की अपनी बेटी को गला दबा करके हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जो बनी है वो इसलिए कि वो जो बच्ची है वो रो रही थी, चीख रही थी। इस चीख को खामोशी में तब्दील करने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, उसके गले को दबा करके उसकी मौत के गाल में शमा दी गई। तो कहीं ना कहीं पूरी घटना के बाद से आसपास के जो लोग हैं वो भी पूरे मर्माहित थे। लगातार जब लोग घर पहुंचे, जब उनकी पत्नी जब मृतक की माँ जब हल्ला घर पे कर रही थी, तो उसके बाद आसपास के लोग बाहर आए और किसी तरह से पकड़ करके पुलिस का हवाले किया। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद स्थानीय लोगों के द्वारा भी गंभीर पिटाई कर दी जाती है, लेकिन मौके पर पुलिस टाइम से पहुंच गई और इसे अपने साथ ले गए। घंटों से लोग पूछते रह गए कि आखिर हत्या के पीछे, अपनी बेटी की जो हत्या की है उसके पीछे की वजह क्या है, तो उस वजह को वो नहीं बता पाया। जो दरिंदा है उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि आज जिस घटना को उसने अंजाम दिया है उसके इस पाप
की जो जितनी बताई जाए वो शायद कम हो गई, उनकी जितनी गिनती गिनाई जाए वो कम है, क्योंकि बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद जब उसे थाने ले जाकर के बैठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो उस वक्त भी वो मुंह अपना नहीं खोल रहा था। हालांकि पुलिस को जो परिजनों ने जानकारी दी, आसपास के लोगों ने जानकारी दी, मृतक के जो बच्ची है उसके चाचा ने जो जानकारी दी, उसमें ये बातें छन करके आ पाई है कि पिछले 4 से 5 महीने के दौरान वो काफी नशे का सेवन किया करता था, लगातार नशे की आदत में डूब चुका था। इसको लेकर के कई बार ऋण पास और दूसरे संस्थान में ले जा करके नशा छुड़ाने की कोशिश भी परिजनों ने की थी, और इसके बाद भी वो नहीं सुधरा, लगातार नशे का सेवन करता रह गया। और इसके साथ साथ एक बात ये भी सामने आ रही थी कि जो मृतक बच्ची है मात्र 1.5 साल की, उस बेटी से उसका कोई खास लगाव नहीं था। पुलिस के जांच में भी ये बातें सामने आई हैं। मृतक की मां ने भी ये सारी बातें कही हैं कि पिता को बेटी से ज़्यादा लगाव नहीं था। शायद ये भी एक वजह है कि जो आरोपी है उसके दिमाग में ये ना जाने कब से ये जो अपराध है ये पनप रहा था, और इस पूरे घटना को आज इस अंदाज में दिया कि उसे गला घोट करके हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बात और इस पूरी घटना में सामने आई कि लॉकडाउन के दौरान जिस जगह पे आरोपी काम किया करता था वहां से भी वह कुछ अर्न या कुछ कमाने के जो जरिए थे वो लगभग खत्म हो गया था, और इसके बाद से ही वो लगातार नशे के जो लत में जो डूबा, उसके बाद वो कभी उभर के नहीं आ पाया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इमरान, पहले से ही सबसे बड़ी बात प्यार और तवज्जो नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो आरोपी है, जो हत्यारा है, आप उसके एक्सप्रेशन देखिए। उसका एक्सप्रेशन देख करके ये लग रहा है कि उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। आप उसके एक्सप्रेशन में अभी देख रहा था जब आप उनसे सवाल कर रहे थे, तो उसे पता ही नहीं है कि उससे हुआ क्या है। क्योंकि एक शख्स होता है जिसके चेहरे पे ग्लानि नजर आती कि भाई मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, पाप हो गया भाई, लेकिन उसके चेहरे पे ग्लानि नहीं है। एक होता है कि उसने इंटेंशनली मर्डर किया होता है कि हाँ भाई मुझे अपनी बच्ची को मार ही देना है, मुझे अपनी बच्ची को मार ही देना है, तो वो उसके चेहरे पे एक क्रूरता नजर आती, पर वो क्रूरता भी नजर नहीं आ रही है। उसके चेहरे पे एक शून्य नजर आ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि आखिर उसने कर क्या दिया है। ऐसा लग रहा है कि बस उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर हो क्या। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। मैंने काफी लंबा समय इनसे लगातार पूछताछ करने की कोशिश की। मैंने हर एक तरीका को अपनाया, कभी इनको अच्छे से, कभी प्यार से, कभी डांट करके हर एक तरह की बातें करने की कोशिश की, और उनसे जानना चाहा कि आखिर अपनी भी बेटी को गला दबाने की, हत्या करने की वजह क्या है। एक वजह आपके द्वारा बतानी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिनकी वजह से अपनी ही बेटी की आपने हत्या कर दी। लेकिन उसके चेहरे पे ना ही उस घटना की कोई दर्द दिख रहा था, ना ही मायूसी दिख रही थी, ना ही खौफ दिख रहा था। वो बस एक बेसुध होकर के एक जगह पे खड़े होकर के तमाम जो रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, थाने के जो अपने ऑफिसर मौजूद थे, उन तमाम लोगों को निहार रहा था। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दिखाते हैं कि किस तरह से ये नशे की लत में इतने डूब चुके थे कि इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, शायद इनको खुद को ये सारी चीजें नहीं पता। इनके दिमाग में अपनी बेटी के प्रति जो नफरत थी, उस नशे की लत की वजह से उस नफरत को खुल करके सामने आया, और यही वजह है कि आज अपनी बेटी को गला दबा करके हत्या कर दी गई। तो एक वजह है जो एक नशे की वजह से एक पिता जो हैवान बन गया, एक माँ से उनकी बेटी छिन गई, एक दादी से उनकी पोती छिन गई। ये सारी चीजें आज यहाँ पे देखने को मिली। और पूरे बस्ती की अगर हम बात करें तो हर एक लोगों की जुबान पे एक जो दर्द जो था वो साफ तौर से देखने को मिल रहा था। आंखें जो थी वो सभी की नम थी, क्योंकि एक मासूम बच्ची की मौत दर्दनाक तरीके से एक पिता ने की थी, और उस पिता ने ही उस बच्ची को जन्म दिया था। ऐसे में इस सारी चीज घटना को अगर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं परिवार ऐसी परिस्थिति में आ खड़ी हुई है कि जहां पत्नी जो कि अब इंसाफ के लिए अगर मांग करती हैं तो उसके पति लंबे समय तक जेल पे रहेंगे। एक दादी अगर इंसाफ की मांग करती हैं उसके बेटे लंबे समय तक जेल पे रहेंगे। एक पिता क्या अपने बच्ची के मौत के जो हत्या के जो मुख्य आरोपी हैं, क्या वो इस चीज को मान पाएगा, उस चीज को ये बर्दाश्त कर पाएगा। ये सारी चीजें हैं, कई सवाल हैं जो इस पूरे घटना के बाद खड़े करते हैं। और इसकी सब चीजों का अगर जोड़ करके देखें, सारांश देखें, तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना जो है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा गुनहगार है नशा, सबसे बड़ा गुनहगार है, घर को उजाड़ने वाला है ये नशा। इस नशे से सावधान रहिए।
ये पूरे घर को उजाड़ देता है। एक घर को इसने बर्बाद कर दिया। धनबाद में वासेपुर के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग के बाद भूली मुख्य मार्ग पर नए पुल के निर्माण को सरकार से मंजूरी मिल गई है, लेकिन कोरोना की वजह से इसका निर्माण पर ब्रेक लग गया था। अब एक बार फिर स्थानीय विधायक का हस्तक्षेप से इसका निर्माण दोबारा शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लगभग 100 साल पुराने वासेपुर पुल की स्थिति साल दर साल खराब होती जा रही है। पुल मरम्मत के लिए लॉकडाउन से पहले सरकार को पथ निर्माण विभाग ने पत्र लिखा था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसका टेंडर फाइनल कर दिया गया है। बनने वाला नया पुल 12 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में इसकी चौड़ाई 8 फीट है। पुल के चौड़ा होने से जाम की भी समस्या नहीं होगी। पुल के ऊपर से शहरी जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन गुजरने की वजह से पुल कमजोर हो रहा है। लगातार 2 बार इसमें गॉफ बन गया था। पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग में समन्वय नहीं बनने के कारण ये पुल निर्माण में विलंब हो रहा था। विधायक राज सिन्हा ने तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने को कहा। एक दिन में कम से कम 5000 से ऊपर गाड़ियां यहां से गुजरती होंगी, तो उसीलिए रोड स्वीकृत हुआ था, टेंडर भी हो गया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। 5 दिन में इन लोगों ने कहा है कि 2-4-5 दिन में हम लोग ये शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दें। ये करीब 1.5 करोड़ का है। बॉक्स कल्वर्ट है, 2 स्पेन का है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रिकल पोल शिफ्ट करने का है। पीएचडी पाइप है, शिफ्ट अभी 1 सप्ताह में हम लोग दिए हैं, 1 सप्ताह के अंदर शिफ्ट हो जाएगा काम। आपको बता दें कि वासेपुर में बिजली, पानी और सड़क को लेकर वहां के लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं। वासेपुर में पिछले 25 साल में नए मकान और दुकान तो बने, पर सड़क वही रही। लगातार सड़क सिकुड़ती चली गई, जिससे आवागमन बाधित होता रहा। इस पुल का टेंडर 1 साल पहले ही हो चुका था, पर 3 विभाग में समन्वय नहीं बनने के कारण कार्य में विलंब होता जा रहा था। नए पुल का निर्माण किया जाना है, इसलिए हम लोग आपस में सभी विभाग में समन्वय बनाकर काम को जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी का भी यही आदेश था। तो काम कैसे होगा, पोल वगैरह कैसे शिफ्ट होगा, इसी संबंध में कुछ पोल हटाना है, क्या हटाना है उसे हम लोग देख लिए हैं। गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ही इस पुल को तोड़कर नए सिरे से पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई, जबकि विभागीय उदासीनता के कारण 1 साल बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ। लगभग 100 साल पुराने वासेपुर पुल की स्थिति साल दर साल खराब होती जा रही है। पुल के चौड़ा होने से जाम की भी समस्या नहीं होगी। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और सीधा रुख करते हैं धनबाद का। कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, धनबाद के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि वासेपुर ब्रिज अब फिर से बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा और पहले से चौड़ा बनेगा। जाम की जो समस्या थी, उस जाम की समस्या से तो निजात मिल जाएगी अब लोगों को। कुंदन जी अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये 100 साल ये अंग्रेजों के टाइम का ये पुल है, और लगातार जो है पुल पे जब पाइपलाइन, पीएचडी ने पाइपलाइन जब चढ़ाया, उस समय से ये जो पुल था ये वाइब्रेट होने लगा, और बरसात में ये पुल जो है भर जाती है। और 3 डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के आपसी समन्वय नहीं होने के कारण ये सड़क, ये जो पुल जो है 1 वर्षों से इस तरह का पेंडिंग पड़ा हुआ है। बीच में कोविड का भी आ गया, तो कोविड के चलते कैंसिल भी हुआ। पहले ये 70 लाख रुपए, इसका टेंडर जो है 70 लाख रुपए का था, जो बढ़कर 1.5 करोड़ रुपया हो गया। अभिषेक, और ये अभिषेक मैं आपको बता दूं कि वासेपुर से भूली तक जोड़ने वाली यही एक सड़क है, और इस पुल से ही लोग गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब ये पुल निर्माण हुई थी, उसमें वासेपुर में मकान तो थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे मकान थे, खपड़ैल मकान था। लेकिन अब जो है, चूंकि जनसंख्या भी बड़ी है, और इस पुल को जो है भूली तक, जो एशिया का सबसे फेमस कॉलोनी, जिसको एशिया का नंबर 1 लेबर कॉलोनी कहा जाता है भूली, उसको यही सड़क जोड़ती है। तो अभी लगातार जो है लोगों की डिमांड थी कि ये पुल की मरम्मती हो, चाहे नया पुल बने। तो नई पुल जो है आज जिस तरह विधायक ने तीनों डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को बुलाकर, सारे लोग भी थे, यहाँ के वासेपुर के लोग भी थे, और विधायक ने ये पहल किया, क्योंकि लगातार विधायक को जो है यहाँ के लोग और डिपार्टमेंट के भी लोग
सबसे बड़ी बात है कि आज से 4 रोज पहले विधायक ने हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में बात भी की थी, जिसके बाद जो है अनुशंसा हुई और विधायक आज तीनों डिपार्टमेंट के इंजीनियर को बुलाकर जो है 5 दिनों का उन्होंने टाइम दिया है कि 5 दिन के अंदर जो है काम शुरू हो जाना चाहिए। जी अभिषेक। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है जलापूर्ति जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के पाइपलाइंस इस पुल से गुजरती हैं और उन्होंने उन योजनाओं के पाइपलाइंस गुजरने का नतीजा है कि इस पुल को उससे काफी नुकसान भी हुआ है। तो जो नया पुल बनेगा क्या उसमें इसका कुछ ध्यान रखा जाएगा? इसके लिए क्या कोई अल्टरनेट प्लान तैयार किया गया है? ऑफ कोर्स अभिषेक, मैं बता दूं कि पहले जो पाइपलाइन था वो पुल के ऊपर से था। इस तरह का 2-3 गया पुल भी जो है उसी तरह पीएचडी डिपार्टमेंट जो है ऊपर से ठीक पुल के ऊपर से पाइपलाइन ले गए, जिससे जब पानी जब चालू होती है तो वाइब्रेट होने लगता है। और हम लोगों ने कई बार गया पुल की भी खबरें दिखलाई है। उसी तरह इस पुल में भी जो है ऊपर से ही सड़क पुल के ऊपर से ही पाइपलाइन क्रॉस हो रहा था। अब जो नई जो टेंडर हुई है उसमें वो बगल से लेकर जाना है। और स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को दिखलाएंगे कि स्ट्रीट लाइट जो है उसको भी बदलना है, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट जो है विद्युत डिपार्टमेंट, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और पीएचडी, ये तीनों की समन्वय से ही ये टेंडर हुआ था और तीनों को अलग अलग तरीके से काम करना है। जी अभिषेक। बिल्कुल, तो यानी कि अब आने वाले दिनों में वासीपुर में जो वासीपुर पुल है उसका एक नया रूप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके ही द्वारा, आपके ही थ्रू इस पुल के कायाकल्प की नई तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये खुशखबरी है धनबाद के और खास करके वासीपुर और भूली के लोगों के लिए कि ये जो पुल था, जो पुराना पुल था, अंग्रेजों के जमाने का पुल था, वो अब नए पुल के रूप में विकसित होगा धनबाद में। और शुक्रिया कीजिए अपने विधायक का जिन्होंने इसे लेकर के एक इनिशिएटिव उठाया है। अब देखते हैं ये इनिशिएटिव आगे कितना परिवर्तन लेकर के आता है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का मकसद हर हाथ को काम देना था, लेकिन लातेहार के हेरहंज प्रखंड में मनरेगा योजना में हाथ को काम नहीं, मशीनों को काम मिला है और मजदूरों के हाथ खाली रहे, जबकि लाखों की हेराफेरी हो गई। कैसे हुई ये हेराफेरी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन में मजदूरों से काम, रात पूरी जेसीबी के नाम, हेरहंज में मनरेगा का काम तमाम। दिन की तस्वीर, रात की तस्वीर। दिन में मजदूर काम कर रहे हैं, पर रात में मजदूरों के पेट पर लात जेसीबी बुलाकर मारी जा रही है। काम मनरेगा के तहत डोभा निर्माण का हो रहा है। सूचना प्रशासन को मिली और अब मामला दर्ज हो चुका है। क्या यह ऐसी इकलौती तस्वीर है? जी नहीं, ऐसा कमोबेश हर जगह हो रहा है। फर्जी हाजिरी बनाकर हो जाती है पैसे की निकासी। अधिकांश मजदूरों का कार्ड भी बिचौलियों के हाथ में। बेचारे मजदूर रह जा रहे हैं बेरोजगार और बिचौलिए काट रहे हैं माल। जेसीबी मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ लाभुकों पर मामला दर्ज क्यों? लातेहार के हेरहंज से न्यूज़ 11 भारत के लिए नितेश की रिपोर्ट। सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है आवास योजना। लेकिन इस योजना का जरूरतमंदों को बिना रिश्वत दिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बेखौफ होकर वसूली कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए पलामू से, जहां घूस दीजिए और घूस लीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें से आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आवास योजना का लाभ आम लोगों को लेने के लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ता है। इसका उदाहरण मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र में दिखा।
जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में भारी धांधली बरती जा रही है, जिससे कई पात्र परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि अपात्र लोगों के नाम बेखौफ होकर पैसे की लेन देन कर सूची में जोड़ दिया जाए। अब ऐसे ही एक जरूरतमंद को सुन लीजिए। सुरेश रजवार आवास आयल था, आवास अला के बाद वीडियो साहब लंगा तो मतलब अजीत के बोले कि पैसा छोड़ दीजिए सुरेश रजवार के, नहीं छोड़े। उसके बाद हम फिर गए तो 10,000 रुपया मांग रहे थे अजीत, तो अजीत बोले कि अब खाता मिले तो कॉलोनी चला गया, उड़ गया। प्रखंड के कदल कुर्मी गांव में दुखन परहिया जैसे कई लोग हैं और उनमें से किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। हालांकि फॉर्म सबसे भरवाया गया था, इनके नाम भी सूची में थे, लेकिन खेला हो गया। तो ब्लॉक में गया, बड़ा बाबू भी रहा, बड़ा बाबू बोला कि जाइए अजीत सिंह के पास। वहाँ गए तो वो कह दिया कि पैसा छोड़ देंगे तो उसको आसरा दे के फिर गया तो कहा कि 10,000 पैसा मांग चुका है, तो नहीं दिया तो उस डांट दिया है कि कॉलोनी कट गया। जब पैसा नहीं हमने देखो पैसा वकील पैसा मांगता है 55,000 66,000 तो हम कहा नहीं दूँ गरीब आदमी, हम तो ये तो कहा बाबा कहूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने वालों में सबसे अहम नाम होता है मुखिया का, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये लाभ मिलता है। लेकिन फिलहाल तो मुखिया जी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। लोग गए तो उनसे हम पूछे कि काहे इन लोग के आवास काट दिए, तो अजीत कुमार सिंह द्वारा बोला गया कि इन लोग का डबल आवास है इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। फिर भी उसी तरह कादल में 30 से 35 आदमी को डबल आवास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजीत कुमार सिंह द्वारा 30-35 आदमी को पेमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हर परिवार को एक घर तो मैसर होना ही चाहिए, पर सवाल ये है कि ऐसे बिचौलियों के रहते हुए क्या हर किसी को घर मिल सकेगा? क्या इसका समाधान नहीं होना चाहिए? न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष श्रीवास्तव के साथ सहयोगी विकास की रिपोर्ट। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। गोला में बढ़ती ठंड की वजह से बाहर से आए बंजारा और फुटपाथ पर रात गुजारने वालों की जिंदगी काफी जद्दोजहद में गुजर रही है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बंजारा और फुटपाथ दुकानदार ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या खूबसूरत और क्या बदसूरत, ये ठंड जो है ये किसी को नहीं बख्शती, हर किसी को उसी शिद्दत के साथ लगती है। आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने घरों में रजाई तान करके सो रहे हैं, तब भी आप ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनकी क्या हालत होती होगी जो खुले आसमान के नीचे बस एक तंबू के सहारे रात गुजारते हैं। गोला में ये तस्वीरें आम हैं। यह बंजारा परिवार जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस ठंड की बर्बरता को झेल रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि अब तक प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब तक प्रशासन की तरफ से इन तक कंबल नहीं पहुंचा है। आप सुनिए इनका तर्क। जी, कंबल वगैरह मिला है? नहीं मिला। सरकार का कोई सुविधा आपको क्या क्या मिला है? कुछ नहीं दिया। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग इधर टाटा तरफ से आए। नहीं भैया, कुछ नहीं दे रहा हम लोग को, तो बाल बच्चा हम लोग का एक ही परिवार में हम लोग रह रहे हैं। इतने ठंड में कैसा बुढ़िया है, लेकिन हल्का फुल्का जो कम्बल है उसी को लेके अपना ठंडा में गुजारा करते हैं। कोई संस्था कंबल आप लोग को देती है कहीं का? अभी तक तो नहीं दिया है, यदि देगा तो बढ़िया। क्या के नीचे आप लोग रह रहे हैं, क्या ठंड यहाँ नहीं लगती आप लोग? ठंडा तो लगभग करता है, क्या करें, कहा जाए, किसको बोले। सरकार का क्या सुविधा आप लोगों के पास में? हालांकि जिप अध्यक्ष कहते हैं कि प्रशासन पंचायतों में तो कंबल बांट रहा है, पर असहाय और दिव्यांगों के बीच कंबल नहीं पहुंच रहा। देखिए, यहाँ पर अभी जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग भी खासकर पूरे जिले में जहाँ पर अलाव का व्यवस्था चौक चौराहे में करने के हम लोग जिला प्रशासन से मांग रखे थे, और कहीं कहीं पर चला है, बहुत जगह पर अभी नहीं चल रहा है। और खास करके देखे होंगे, खास करके जैसे अभी यहाँ दिव्यांग जो यहाँ पर चला रहे जिले के बीच में आए हैं, ये लोग को भी आज खास करके यहाँ पर आए तो कम्बल दिया जा रहा है। लेकिन उससे आदमी को मिलना चाहिए जो असहाय है, दिव्यांग है और जो ज़रूरतमंद है, उससे आदमी तक अभी तक खास करके हम बंट रहा है। लेकिन वीडियो से अभी बात की है तो बोले कि मीटिंग में है, उसके बाद में ये लोग को तो मिलना एकदम सही है कि इसको कम्बल मिलना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमने ये खबर दिखाई है और इस खबर का असर होगा।
ये जो लोग जिनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ती, अब शायद इनके ठंड की ठिठुरन उन पदाधिकारियों तक पहुंचेगी और कंबल की गर्माहट इन्हें नसीब होगी। देखते हैं, हम तो इंतजार ही कर सकते हैं। गोला से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट। सीपीआई 95 साल का हो गया। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें लाल झंडे ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी टूटी भी, फिर खड़ी भी हुई, लिहाजा इस मौके पर लाल झंडे ने बृहत सीपीआई की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए। 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पार्टी की पहली बैठक में अजय घोष सीपीआई के महासचिव चुने गए थे। तब से लगातार सीपीआई का चुनाव चिन्ह आज तक नहीं बदला है। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर सीपीआई के नेता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सीपीआई 95 साल का हो गया है। इस मौके पर राजधानी रांची के पार्टी ऑफिस में सीपीआई का झंडा फहराया गया। शहीद बेदी पर शहीदों को याद भी किया गया। इस मौके पर लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए गए। इसमें जितनी पार्टियां हैं उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी है जिसका नाम नहीं बदला, चुनाव चिन्ह नहीं बदला, नारा नहीं बदला, क्योंकि ये पार्टी अवसरवादी पार्टी नहीं है। इसमें वैचारिक एकता है, मन से सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही कर। देश में मजदूर किसान राज की स्थापना करने का अपना संकल्प पर आज भी कायम है। आज स्थापना दिवस के मौके पर सीपीआई के नेताओं का वह दर्द भी झलका जब सीपीआई 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। चीन के साथ भारत की जंग के वक्त 1964 में सीपीआई 2 टुकड़ों में बंट गया और दूसरी पार्टी सीपीएम की स्थापना हुई। ये एक ऐसा दर्द है जिसकी सीपीआई के नेताओं को हर वक्त टीस रहती है। लिहाजा स्थापना दिवस के मौके पर सीपीआई के नेताओं ने सीपीएम से अपील की है कि वह पुराने घर में वापस लौट आए और लाल झंडे को मजबूती प्रदान करे। जन्म से ही कह रहा हूँ कि सीपीआई बने ही सीपीआई ही है। एक मजदूर और किसान के लिए कुछ भी कर सकता है देश के लिए, बाकी सब तो लुटेरे हैं और मैं इस लूट का पक्षधर नहीं हूँ। मेरे अंदर में मिल जाएगा वो, हमारे आइडियोलॉजी को मानेगा। सीपीआई सीपीएम जो है, पहले एक था ना सीपीआई, उसे निकला है वो, फिर घर लौट चले तो कोई दिक्कत नहीं। इस मौके पर झारखंड के तमाम जिलों में भी सीपीआई के जिला सचिव नेताओं ने लाल झंडे की ताकत को और मजबूत करने की कसम खाई। सीपीआई आज 95 साल का हो गया। इस मौके पर तमाम वरीय नेताओं ने एक बार फिर से बृहत सीपीआई की मांग की। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीपीआई से टुकड़े होकर अन्य दल के लोग एक बार फिर से सीपीआई में आएंगे और लाल झंडे की ताकत भारत के इस लोकतंत्र में एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा। कैमरा राजा के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।